शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हम जब वक्त देते हैं किसी चीज़ में तो हम बेसिकली निवेश कर रहे होते हैं किसी न किसी चीज़ में। अगर आप अपने दोस्त को वक्त दे रहे हैं तो आप उस दोस्ती में निवेश कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं हमारे पास कुछ सुनने के लिए, तो आप अपना वक्त दे रहे हैं यहाँ पे, आज निवेश कर रहे हैं अपना वक्त, ताकि आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो बेहतर हो सके। अगले 1 घंटे में जो बातें होंगी उसके बारे में आपको हम बताएंगे, उसका सिनॉप्सिस आपको हम दे देंगे अभी, लेकिन उसके पहले एक सवाल हम पूछते हैं आपसे और आपको उसका जवाब देना है, ठीक है? जवाब देना है, राइट? हाँ तो बोलिए, कम से कम मुंडी यूँ हिले तो लगे कि हाँ लोग सुन भी रहे हैं मेरी बात, वरना मैं, है ना? ओके, तो इस सेशन से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? निवेश के भाषा में पूछें कि आप क्योंकि अपना वक्त यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन क्या लेकर आए हैं आप लोग? कौन बताएगा? थोड़ा जोर से कहिए तो सर। 25% रिटर्न चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो पैसे नहीं डाले हुए ना सर, वक्त है। तो आप यहाँ से वक्त निवेश किया है आपने, तो आप वो जो निवेश कर रहे हैं वक्त अपना 1 घंटा, उसके लिए उस पर रिटर्न क्या चाहिए आपको? गेन सम मोर नॉलेज। और उधर से कुछ आई थी आवाज़, हाँ जी बताएं सर। 25% के लिए नॉलेज, गुड। अच्छा चलिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो उम्मीदें हैं वो हम पूरी कर सकें। गारंटी तो कुछ भी नहीं होता है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ओके, जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है, एक तो हम बिहारी हैं तो हम, मेरा वाला हम है, लेकिन अभी जब हम कह रहे हैं तो मेरा मतलब है ये हम तीनों से। आप इन तीनों को, हमें पता नहीं कितने लोग पहचानते हैं। मेरा नाम स्वाति है, हम एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इसका नाम है बी वेल्दी, और हमारा काम है वो सब जानकारी निवेशकों को देना जिससे वो अपने निवेश से जुड़े सही फैसले कर सके। इतनी सी बेसिक सी कोशिश है। यहाँ जो 2 एक्सट्रीमली गुड लुकिंग गाइज बैठे हुए हैं, एक इनमें से है स्वरूप मोहंती सर। स्वरूप सर मिरे एसेट म्यूचुअल फंड के CEO हैं, आप सब जानते हैं। और उनके बगल में जो बैठे हुए हैं महोदय, उनका नाम है गौरव रस्तोगी, और ये कुवेरा के फाउंडर और CEO। कुवेरा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बातचीत ऐसी ही रहेगी, बड़ी कैजुअल सी, वो टोन यही रहेगा। तो हम ऐसे फॉर्मल बात नहीं करेंगे। बीच में किसी को अगर टोकना वोकना होगा तो आप हाथ उठा दीजिएगा, हम वहीं पर रुक के आपसे सवाल जवाब या कॉमेंट जो लेना है ले लेंगे। हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे एक अहम टॉपिक से। वो टॉपिक है निवेशक का बिहेवियर और साइकोलॉजी, और उसके साथ ही एक साइड में एक और टॉपिक है गोल बेस्ड SIP। दोनों कनेक्टेड हैं। फ़ोन अपना साइलेंट पे कर दीजिएगा तो बेहतर होगा, ताकि हम, या फिर लाउड कर दीजिए कि गाना हम सब सुन लेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले ये बताइए कि आप, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके हिसाब से इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? या कोई तो बताओ, ऐसे नहीं। हाँ सर, देखिए एक माइक वहाँ दे सकते हैं क्या हम? कोई नीचे असिस्ट कर सकता है उन्हें प्लीज़? हेलो जी। इन्वेस्टर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन लेना चाहता है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बोल रही हैं राजस्थान में, तो इसीलिए मैं हिंदी ट्राई कर रहा हूँ। वैसे मैं हिंदी का ही, जयपुर का ही हूँ। तो ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट का मतलब ही ये है टू अर्न मोर एंड मोर। तो इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है समझना सर? ये तो म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने बनाई है उनको समझना जरूरी है। हम तो इन्वेस्टर हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि निवेशक को साइकोलॉजी या उसका बिहेवियर को चेक करना जरूरी है? आपको चेक करना है ना हमारा बिहेवियर। तो विल गेट बैक टू, ये पॉइंट नोट किया जाए। कोई और बताएगा? आपको इनकी बात से कितने लोग अग्री करते हैं कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी सिर्फ फंड हाउसेस को या उनको जो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट बेचते हैं या देते हैं उनको समझना ज़रूरी है, एक निवेशक को साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं चाहिए?
इससे कितने लोग अग्री करते हैं? हाथ उठा के बताएं। कोई नहीं करता अग्री। अब जब नहीं करते तो बताएं क्यों नहीं करते हैं। ओके, ऑलराइट, कोई और कुछ कहना चाहेगा इस पे? कोई नहीं? ओके, चलिए, कोई नहीं, ठीक है। देखिए, हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं इंसान। हमारे अंदर है इमोशंस, है, सबके अंदर होगा इमोशन, राइट? हमारे अंदर हमारी एक सोच होती है, हमारी एक समझ होती है, हमारा एक थॉट पैटर्न होता है, हमारी आदतें होती हैं, और यही सब चीज़ें हमारे ज़िंदगी के जो सभी फैसले, अहम क्या, सभी फैसलों को शेप देती हैं या उस लेने में मदद करती है। और हमारी ज़िंदगी का एक अहम पहलू क्या है? पैसा। पैसा मतलब कमाई, बचत और निवेश का जो पहलू है, बहुत अहम पहलू है। अगर वहाँ पर हमारी आदतें मुझे घाटा उठवाएं या फिर नुकसान करवाएं, तो आपको लगता नहीं है कि एक निवेशक के तौर पे, वो सर मुझे दिख नहीं रहा, हाँ ये रहे, कि एक निवेशक के तौर पे मुझे अपना बिहेवियर चेक करना चाहिए कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ और क्यों गलत कर रहा हूँ। कब तक हम हमेशा ब्लेम सामने वाले पे डालेंगे? मार्केट गिर गया इसलिए मेरा नुकसान हो गया, उसने मुझे गलत प्रोडक्ट बेच दिया इसलिए मेरा नुकसान हो गया। एंड ऑफ द डे कर कौन रहा है काम? आप या हम? निवेशक कर रहा है, निवेशक ही खरीद रहा है, निवेशक ही बेच रहा है, तो कॉल तो हम ले रहे हैं। तो मतलब हमारे बिहेवियर में कोई एक पैटर्न है जो हमें बार बार नुकसान की तरफ लेके जा रहा है, या फिर हमें उस तरह का रिटर्न नहीं दे रहा है जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमें चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि एक निवेशक के तौर पे और अदरवाइज़ भी बाकी ज़िंदगी में भी अपने आप को चेक करते रहिए कि मेरा पैटर्न, जिस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है बेसिकली, वहाँ पे सामने वाले को ब्लेम करने के बजाय अपने अंदर झांकिए और देखिए कि भाई मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, राइट? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बिहेवियर को, साइकोलॉजी को समझें, ताकि जब भी बाज़ार में एक्सट्रीम सिचुएशन आती है, बाज़ार बहुत तेज़ी से भागा या गिरा, तो उस वक्त हम रिएक्ट ना करें, हम उसके ऊपर एक्ट कर सकें। और इसीलिए ज़रूरी है हर निवेशक को अपने बारे में समझना कि मैं निवेश को लेकर कैसा महसूस करता हूँ और मैं निवेश किस किस वजहों से करता हूँ। कितने सालों से निवेश कर रहे हैं? 10 साल, 15, 18, 5 years, ओके, बहुत बढ़िया। अब इस 10, 15, 5, 11 साल में जब भी बुल रन आया है बाज़ार में, माहौल या मन कैसा महसूस करता है आप लोगों का? उस वक्त कितने लोग जितने सालों से निवेश कर रहे हैं वो और थोड़ा ज़्यादा निवेश करने की सोचते हैं? रेज योर हैंड अगर बोलना नहीं है तो। बुल रन में ये वाली फीलिंग आती है कि सब अच्छा हो रहा है, अभी तो जिसको हाथ लगाओ सोना, डाल ही दो पैसे, जहाँ भी जो दिख रहा है वहाँ डालो, वहाँ रिटर्न दिखता है। तो हम ओवर एंथुजियास्टिक, एंथू कटलेट कहते हैं बोलचाल की भाषा में, हम वो हो जाते हैं उस टाइम पे, है ना? तो ये भी एक बिहेवियर है। और उसी टाइम पे हम ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेना शुरू कर देते हैं और बाद में हम बोलते हैं कि ये गलत हो गया, राइट? उस टाइम पे जब बुल रन होता है तो वो लोग भी निवेश शुरू कर देते हैं जो कभी नहीं किया है। फोमो हो जाता है, सब लोग बात करते हैं, अरे मेरे पैसे बन रहे हैं, मेरे पैसे बन रहे हैं, टीवी पे सारे एंकर्स बात कर रहे हैं, मतलब एकदम ऐसा माहौल कि अब मैंने नहीं किया तो मैं तो कुछ छूट जाऊंगा, मतलब मेरा हो जाएगा कुछ। तो फोमो, मेजर फियर ऑफ मिसिंग आउट, और फिर वो भी शुरू हो जाते हैं, तो उससे और थोड़ा बुल रन बढ़ता है। उसके बाद फिर जब गिरावट आती है तो फिर वो अलग मौसम आता है, उसके बाद हमारा पूरा थॉट प्रोसेस एकाएक चेंज हो जाता है। और ये सब इसलिए होता है कि हमारे ना कुछ बायसेस होते हैं हम इंडिविजुअल्स के, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी होंगे और वही आपके निवेश में भी होते हैं, और यही हमें इरैशनल डिसीजन मेकिंग की तरफ लेकर जाते हैं। तो हम आपको क्विकली, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, अब 4-5 ऐसे बायसेस या बिहेवियर के बारे में बता देते हैं जो आपको ख्याल में रखना है आगे से जाते वक्त। जब भी आप कोई फैसला लेंगे निवेश से जुड़ा हुआ, तो एक बार देखिएगा कि कहीं इन 4 या 5 में से किसी एक वजह से तो मैं नहीं कर रहा निवेश। इसमें सबसे पहला होता है कन्फर्मेशन बायस। हम क्योंकि इतना याद नहीं रहता ना, लिखे हुए हैं तो हम लेके बैठते हैं, लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। कन्फर्मेशन बायस में ये होता है कि जो हमारे पास जानकारी या जो बिलीफ है हमारा, प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ, उसी को हम कंफर्म करते हैं, वैसी ही जानकारी को, और उस जानकारी को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे बिलीफ से मैच नहीं करता।
जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी स्टॉक या किसी फंड को लेकर बहुत बुलिश हैं, तो आप वही आर्टिकल को प्यार से पढ़ेंगे या फॉरवर्ड करेंगे अपने फ्रेंड्स को जिसमें उसके बारे में अच्छी बातें लिखी हुई हैं, और जो नहीं लिखी हुई हैं उसको आप इग्नोर मार देंगे एकदम से। एक उदाहरण से समझिए, टैरो कार्ड रीडिंग सब पता है क्या होती है? सबको मालूम है ना, एक तरीका है जिससे आप फ्यूचर सो कॉल्ड प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं या गाइडेंस ढूंढते हैं। तो हमारी एक दोस्त हैं, तो उन्होंने सीखा, हमने भी सीखा था, उन्होंने सीखा, और जो सिखाया जिन्होंने, उन्होंने कहा था कि कभी भी इसे फ्यूचर प्रेडिक्ट मत करना। उसमें आप यस नो भी ढूंढते हैं, कार्ड्स 78 कार्ड्स का डेक होता है, तो आप इसको शफल करते हैं और सवाल सोचते हैं मन में, फिर शफल करते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या होगा या नहीं। तो उन्होंने कहा था यह हाँ ना वाला जवाब अवॉइड करना। स्वाति सबको कहा था कि ये आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा, लेकिन मेरी दोस्त ने क्या किया कि वो अपने इन्वेस्टमेंट से लेके ना वो स्टॉक उठाती थी, कार्ड शफल करती थी और सवाल रखती थी कि यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी ये स्टॉक अगले 10 दिन में ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। नो सीरियसली वो करती थी ऐसा। तो अगर कार्ड में आ गया कुछ ऐसा कार्ड जो दिखा रहा है, डेथ कार्ड एक उसमें होता है, मतलब कि एकदम ये तो ब्लंडर, यहाँ जाना ही नहीं है। अगर वहाँ लव कार्ड आ गया या फिर यूनिवर्स सन कार्ड आ गया तो इट्स अ गुड थिंग, बिगनिंग ऑफ न्यू थिंग। तो उसमें तो वो आके ना उसके बारे में एकदम शुरू हो जाए कि यार ये स्टॉक अच्छा। आप उनको लॉजिक दे के मर जाएंगे लेकिन वो नहीं सुनने वाली हैं। तो ये होता है, उनके पास जो उनकी बिलीफ है वो उसी पे ही टिकेंगी, उसके हिसाब से ही एक्ट करेंगी, वो आपकी लॉजिकल बातों को अवॉइड कर देंगे, और ये होता है कन्फर्मेशन बायस बेसिकली। और हम ये काम करते हैं अपने निवेश में कई दफ़ा। ओके, इसके बाद एक होती है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस को ऐसे समझ लेते हैं, आप जब जाते हैं ना अमेज़ॉन पे या कहीं भी शॉपिंग करते हैं तो लिखा होता है ना एक्चुअल प्राइस 5,000 रुपये, यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड दिस इज़ द फाइनल प्राइस। आप बोलते हो वो, आपको एक इन्फॉर्मेशन तुरंत मिली, आपने उसको एंकर बनाया और उसके हिसाब से आपने कॉल लेना शुरू कर दिया कि ये दिस इज़ गुड फॉर मी एंड आई शुड डू दैट। तो दैट्स कॉल्ड, ये एंकरिंग बायस हो जाता है आपका, राइट। इसका काम अमूमन कंपनियां करती हैं अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए। निवेश में ये काम कैसे करता है? हर तरफ कोई ना कोई ये बात बता रहा है कि ये फला फंड, फला स्टॉक ने बीते 5 साल में, 10 साल में इतना रिटर्न दिया है, और हम उसी जानकारी को 99% इन्वेस्टर, एटलीस्ट जो हमारे चैनल पे आते हैं और जो हमसे सवाल करते हैं, वो यही करते हैं कि मैम हमने ये रिटर्न देखा था 1 साल 1.5 साल का और हमने ले लिया और अब वो नुकसान दे रहा है, अब वो नीचे चला गया, क्योंकि आपने जो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको देखा, उसके हिसाब से कॉल लिया, आपने कुछ और चेक नहीं करा है। दैट इज़ अ मिस्टेक। ओके, एक होता है, आगे बढ़ते, तीसरा नंबर है, ये वर्ड ही अपने आप में सब कुछ बताएगा, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। कौन है यहाँ पे जो ये सोचते हैं या कभी 11, 15, 20 साल में सोचे कि हम जो करते हैं निवेश वही सही है, हमें सब पता है, बाकी दुनिया तो एकदम ज्ञान दे रही है सिर्फ बैठ के। कभी ये ख्याल किसी के दिल में आया है पूरे निवेश के उसमें? कभी भी नहीं। बड़े अच्छे लोग आए हैं यहाँ पे। नहीं, मैंने कहा आज नहीं, कभी। एक होता है ना लाइफ में, कभी कभी होता है कि आई नो ऑल। आप ही के जैसा बनना है मुझे। ठीक है, तो इस पे ना हमने एक कोट पढ़ा था, हमें बड़ा अच्छा लगा था, लिखा था, देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। द फर्स्ट विल ब्रिंग यू सक्सेस, द सेकेंड विल ब्रिंग यू डाउन, एंड वी ऑल नो दैट, वी अग्री टू दिस, राइट। ये जो बायसनेस होती है वो अमूमन उनमें देखने को मिलेगी जो नए नए निवेशक बनते हैं, और ख़ासकर तब बने हैं जब बुल रन चल रहा था। तो उन्होंने बाज़ार की साइकिल नहीं देखी, तो उन्होंने पैसे लगाए, फटफट पैसे बनाए, और उसके बाद वो कूद कूद के कि मुझसे पूछो, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, वो वाले वो होते हैं निवेशक। अब एक चीज़ आती है इसके बाद, ओवर कॉन्फिडेंस के बाद, जिनको घाटा उठाना ही नहीं है ज़िंदगी में, उसको कहते हैं लॉस एवर्शन बेसिकली। तो उनको नुकसान नहीं चाहिए अपने निवेश पे, कुछ भी हो जाए। अब उसको कैसे समझाएं आपको? देखिए, आप एक स्टॉक लेते हैं, अभी बहुत सारे न्यू एज कंपनियों की लिस्टिंग हुई थी, जब हम नाम कोई भी नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप सबको पता होगा,
कूद कूद के उनके नाम सब लोगों ने सुने, सब टीवी में भी कहा कि बड़ा अच्छा है, सुपर वैल्यूएशंस और ये वो सब कुछ लोगों ने पैसे लगा दिए, और वो अपने मतलब वो इतना नीचे है कि अपना जो लिस्टिंग प्राइस पे भी जाने में उनको काफ़ी वक्त लगेगा, जाएगा कि नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन हम उसको बेचेंगे नहीं। हम क्यों नहीं बेचेंगे कि एटलीस्ट, क्योंकि तो नुकसान हो रहा है, हम उसको कैसे क्यों बेचें। और दूसरी चीज़, कम से कम बाइंग प्राइस पे आ जाए, फिर हम निकल जाएंगे। तो है हमारे पास भी, हमारे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक ऐसा जिसको हम सोचे थे आ जाएगा तो निकाल देंगे, फिर हमें लगा छोड़ो दो। और होता क्या उस चक्कर में, आपके पास कमाने के और मौके आते हैं, आपके पास पैसा हमेशा नहीं रहता ना। हमारे पास इमरजेंसी फंड है, बाकी पैसे निवेश हो रहे हैं, तो उसका सबका अपना अपना रोल बटा हुआ है। तो जब ऐसे में कोई कमाई का मौका दिखता भी है तो हम अपने निवेश में से ही पैसा निकालते हैं। तो हम जो लॉस वाला है उसको नहीं निकालेंगे, जो कमा के दे रहा है हम उसको बेच देंगे, क्योंकि वो तो कमा के, मतलब ये क्या बेवकूफ़ी कर देते हैं। जो आपको पिछले कई सालों से कमा के दे रहा है कंसिस्टेंटली, आप उसको निकाल देंगे, लेकिन जो आपको पिछले 2 महीने या 2 महीने तो बहुत कम वक्त हो गया, मान लीजिए 2 साल से आपको नुकसान पे बैठाया हुआ है, आप उसको वेट कर रहे हैं कि बेटा तुमको हम मौके दे रहे हैं, तुम अभी कर लो अच्छा काम, है ना। तो ये हो जाता है कि नुकसान सहने की जो हमें आदत, हम नुकसान नहीं झेल सकते, एक वो प्रॉब्लम है। एक ना एक जब भी आपको ऐसा लगे ना कोई ये मोह है बेसिकली, तो आप जब ऐसा आपके साथ ज़िंदगी में हो, कोई फंड या कोई स्टॉक जो काफ़ी वक्त से अंडर परफॉर्म कर रहा है और आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं, तो एक शेर है बड़ा प्यारा इसके ऊपर। हाँ, इसको ये लिखा है सादुल्ला शाह जी ने, मुझसा कोई जहान में नादान भी ना हो। अर्ज़ किया है दाचा, इरशाद तो बोल दीजिए। गुड। मुझसा कोई जहान में नादान भी ना हो, करके जो इश्क कहता है नुकसान भी ना हो। राइट? मेरी नहीं है लेकिन फिर भी, तो ये याद रखिएगा जब भी आप मोह में आ जाएं कि इसको बेचना है कि रुकना है। और उसके बाद आखिर में आता है हर्ड मेंटालिटी, हर्ड बिहेवियर। इसका तो नाम भी सबको पता है, जहाँ दुनिया जा रही है पीछे पीछे हम भी चलेंगे। उसमें मुझे लगता है कि एक वजह ये होती है कि जब गिरेंगे तो सब गिरेंगे, तो कोई मेरे ऊपर हंसेगा नहीं कम से कम कि यार ये तो बड़ा बेवकूफ़ निकल गया, इसने तो क्या ही कर लिया था। सब गिरेंगे तो सभी रोएंगे, सब अपना आपस में एक दूसरे का मुंह देखेंगे और फिर कुछ नया ढूंढेंगे जिसके पीछे सब भागेंगे। और आगे अब स्वरूप सर आपको बताएंगे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज़ आ रही है? हाँ ना, थैंक यू। स्वाति ने किया जो स्वाति एकदम सही से करती है, एकदम गुड कम्युनिकेशन। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड वो क्या कह रही थी। एक हमारा एक बेसिक एक ऑब्जर्वेशन है कि 99% ऑफ वेल्थ is created by your own behavior. 1% of wealth is created from the markets. 99% of people track the markets. 1% only track their own behavior. And this is what Swati was talking about. Globally अगर वो 1% भी नहीं है, वो actually 1 आदमी है। कभी गूगल कीजिएगा, उनका नाम है वॉरेन बुफे, जो खुद के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के आगे ज़्यादा कुछ देखते नहीं है। राइट? कभी हमने सोचा था कि ऐसा एक माहौल आएगा कि एक वायरस पूरा वर्ल्ड को चलाएगा और हम अपने घर में बैठ के डर के मारे वायरस के घर में 3 साल बिताएंगे? ऐसा स्टोरी ना हम लोग मूवीज़ में देखते थे। राइट? रियल में आया। मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रांसफॉर्मर एक दिन आएगा। अभी मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है कि जो मूवीज़ में होते हैं वो एक्चुअल लाइफ में हो जाते हैं। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन और द ओनली थिंग दैट इज सर्टन इज योर ओन बिहेवियर, एंड दैट इज समथिंग विच स्वाति वॉज ट्राइंग टू टॉक टू। बिकॉज सबसे बड़ा अगर एक रुकावट है आप में और वेल्थ क्रिएशन में, वो है बायस। जितना बायस ज़्यादा उतना पैसा कम, जितना इमोशन ज़ीरो उतना पैसा ज़्यादा। इन्वेस्टिंग इज अबाउट नो इमोशंस,
पैसा के मामले जितना आपका इमोशन बढ़ेगा उतना मोह बनेगा, और जब मोह बढ़ता है तो क्या होता है वो आपको मेरे से ज़्यादा पता है। तो वहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ ऑन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इन्वेस्टिंग कि कैसे इसको थोड़ा अप्रोच करें, और आज के सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसको SIP के ज़रिए कैसे अप्रोच करें उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। देखिए, इंग्लिश एक बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और हर एक वर्ड का एक मायने होता है। जब किसी ने पूछा, लिखा कि व्हाट इज SIP, ये 3 वर्ड आ गए, सिस्टमैटिक, इन्वेस्टमेंट, प्लान। सिस्टमैटिक का मतलब क्या? अगर मैं पूछूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक? इंग्लिश वर्ड है। व्हाट डू यू, जब मैं बोलता हूं सिस्टमैटिक तो आपके मन में क्या आता है? प्लान, यस। पैटर्न, या अरेंजमेंट, ओके। प्लान के हिसाब से, करेक्ट। जब मैं ये सब आप वर्ड यूज कर रहे हैं, आप सोचिए कि ये कौन करेगा? पैटर्न, प्लान, व्हाट वाज योर प्लान? Who will do the plan? Investor, right? Systematic means एक process which is uniform, right? Investment तो ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा. And finally the word plan. एक disciplined approach to investing in a processed manner is what we call an SIP. 3 बहुत सिंपल से लेटर्स हैं, बट इन्वेस्टिंग के लिए प्रॉबली सबसे पावरफुल। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि एक होता है SIP, एक होता है बियॉन्ड SIP। और आज हम चर्चा करेंगे कि हाउ इज SIP डिफरेंट फ्रॉम सेविंग्स। निवेश और बचत में क्या फर्क है? फर्क है क्या? इज देयर अ डिफरेंस? अगर डिफरेंस नहीं है तो एक ही वर्ड होता, करेक्ट? How does disciplined investing help in the long run? And the last part is SIP in equity or debt, right? First is what is savings? Savings, बचत. What is savings? जो आपका इनकम आया, savings is equal to इनकम आया, उसमें से जो expenses घट गए, जो बच गया, वो savings है. If then we go to what is investing. If saving and investing were the same, again I repeat, dictionary में एक ही word होता है, बचत और निवेश. What we say is investing is when you give a growth appreciation, जो सर ने बोला था कि return, add some return objective to your saving, it becomes an investment. But मेरे हिसाब से वो आधा है. मेरे हिसाब से जब आपके सेविंग्स को आप एक मायने देते हैं, तभी ये इन्वेस्टमेंट बनता है. When you give a purpose to your savings और you attach a tangible part कि ये सेविंग्स से मेरा क्या होने वाला है, तभी ये इन्वेस्टमेंट बनता है. क्योंकि इन्वेस्टमेंट के जरिए आपका कुछ भला होने वाला है, और वो भला क्या होने वाला है वो आपको पता है, क्योंकि आपके भले और मेरे भले में बहुत फर्क है. जो मैं बोलूँगा मेरे लाइफ में ठीक है, वो शायद आप हंसेंगे, ये किसी का प्रायोरिटी कैसे हो सकता है, राइट? सबके लाइफ अलग है, इसलिए सबके वजह अलग है, इसलिए सबके गोल्स अलग है, इसलिए सबके इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी अलग है. प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज जब तक वो इन्वेस्टमेंट आपके लाइफ के बारे में ना हो, किसी और के लाइफ का भला तो हमें करके क्या फायदा. सो द होल पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इज टू गिव अ पर्पस टू योर लाइफ एंड अचीव दोज पर्पसेस, सो दैट इसके जरिए आप कुछ कर पाए. When you convert your savings to a tangible, वो tangible कुछ भी हो सकता है. मैं हमेशा मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, लोग हंसते हैं. मेरे लिए सबसे बड़ा, गौरव भी हंसेंगे क्योंकि गौरव कमेंट कर चुके हैं इसमें, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है इज टू ओन द बेस्ट म्यूजिक सिस्टम इन द वर्ल्ड. ये मेरा ड्रीम है. अब ये नहीं पूछ सकते ये क्या वाहियात ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम, और मैं अपने पैसे से उसके तरफ जा रहा हूँ, राइट? दैट इज माई विश. किसी से उधार लेके नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ. Nobody can question me. So the point I'm making is,
if you attach a purpose to your investing, one, you find a path to why you are investing. Second, it gives you purpose which is attached to your life. That is how savings and investing differ. एक बिफोर वी स्टार्ट, ये एक बहुत फाइल हम आपको बार बार दिलाते हैं याद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्यों निवेश करेंगे. आप निवेश करेंगे फर्स्ट कि महंगाई से आप आगे जाएं, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं. ये डेटा है, 100 रुपीज इन 2013 इज वर्थ 59 रुपीज इन 2023. आधा हो गया पैसा, सेम 100 रुपीज. सो आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर इन्वेस्टिंग ऑलवेज कि हमारा 100 रुपया 100 ही रहे. राइट, दैट शुड बी द फर्स्ट गोल, कि पैसा का नुकसान ना हो. एटलीस्ट जो रिटर्न आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए, उसके बारे में बाद में आऊंगा, बट फर्स्ट जो डेफिनेशन होना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है वो तो मेरा मीट करना चाहिए, नहीं तो मैं एक्चुअली नुकसान झेल रहा हूं. राइट, बिकॉज दिस इज ट्रू एंड दिस इज डेटा, एंड डेटा नेवर लाइज. इफ यू फील ये कुछ रिवर्स करेगा, रिवर्स करने वाला नहीं है. आपको भी पता है कि महंगाई कैसे चल रही है, ये लाइफ की बात है. राइट, सो दिस इज अ disclaimer we give before every investing session कि first objective should be to at least cover the inflation. As we go on, what is the advantage of investing through SIP? And ये सब थोड़ा explain करूँगा. First, very कहते हैं ना 7 wonders, what is the 8th wonder of the world is the power of compounding. जितना देर आपका निवेश होता है सडनली उसका पैसा बढ़ता है, वो हम दिखाएंगे. सेकेंडली, एक जो बाजार का वॉलेटिलिटी होता है, आई थिंक स्वाति वॉज डिस्कसिंग बैक कि जब ऊपर मार्केट चलता है तो हम लोग ज़्यादातर खुश हो जाते हैं, और जब नीचे जाता है तो डर जाते हैं. बट आई विल एक्सप्लेन व्हाई वॉलेटिलिटी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एन SIP इन्वेस्टर. इफ यू आर एन SIP इन्वेस्टर तो आप चाहेंगे थोड़ा बाजार टूटे तो मेरे लिए बेटर है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे. और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रूपी कॉस्ट इन्वेस्ट. दीज आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ SIP. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ये भी बहुत आई थिंक काफ़ी आपने देखा होगा, गूगल किया होगा. एक दो मैडम की बात करते हैं. एक जया मैडम जिन्होंने 10,000 निवेश किया बट 2000 से चालू किए थे, और एक सुषमा मैडम जो 10,000 चालू किए थे 2005. 5 साल का फर्क है. राइट, दोनों जो इन्वेस्ट कर रहे हैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं सिंस जनवरी 2000 टू 2023. ये मैं एक्चुअल रिटर्न दिखा रहा हूँ जो हुआ है बाजार. ऐसा कोई नहीं कि आगे जाके ये होगा, बट एक एग्जांपल देख रहे हैं. सिंस 2000 में उन्होंने चालू किया था, उन्होंने 27 लाख डाला क्योंकि 5 साल ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे. लेकिन सुषमा मैडम ने 21 लाख इन्वेस्ट किया. डिफरेंस ये जो 7 लाख का है इज द डिफरेंस इन द अमाउंट. सडनली आप देखेंगे ये ब्राउन, ये जो ऑरेंज ना बढ़ते जाएगा क्योंकि अमाउंट इन्वेस्टेड बढ़ते जाएगा. ये 21 लाख 76 लाख हुआ, जबकि ये 27 लाख कितना हुआ? 1 crore 88 lakhs. One thing is the time you spend in the market is more important than timing the market. टाइमिंग कोई नहीं कर सकता. मैं म्यूचुअल फंड सेल्स कर रहा हूँ करीब 20-22 साल से, तो किसी को लगेगा कि इनको जानकारी है. ट्रस्ट में अगर थोड़ा बहुत जानकारी होता ना तो मैं सैलरीड इंडिविजुअल नहीं रहता, सब कुछ छोड़ के निवेश ही करता. द बेस्ट थिंग टू डू इज इन्वेस्ट एंड स्टे इन्वेस्टेड. दिस इज एक्चुअल डेटा ऑन निफ्टी 50. And if you have invested just 6 lakhs more, the difference of 6 lakhs becomes almost a crore. 6 lakh. Difference is a crore. That is the beauty, and that is why it is called the 8th wonder of the world. But time gaya hai 23 saal. Please understand. Right? Second part. इससे क्या एक होता है कि 10,000 को आप कभी अंडर एस्टिमेट ना करें या 5,000 को अंडर एस्टिमेट. बहुत बार मैं सुनता हूं कि पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो निवेश करूंगा. SIP 500 रुपया में भी हो सकता है. राइट, देयर इज नथिंग कॉल्ड लेस मनी, देयर इज नथिंग कॉल्ड मोर मनी. मनी इज मनी. मनी मेक्स मनी इफ इट इज इन्वेस्टेड. नहीं तो 500 का
250 हो जाएगा, ये हमने देखा है, राइट. सेकेंड पार्ट, कंपाउंडिंग कैन हेल्प यू रीच योर डिजायर्ड रिजल्ट्स, विच वॉज क्वाइट एविडेंट. अगर 1 करोड़ वट एवर योर डिजायर्ड रिजल्ट है, एक प्रोजेक्शन आप कर सकते हैं. थर्ड पार्ट इज increasing amount, increasing SIP with increasing income actually helps you. And the last part is, एक बहुत अहम पार्ट जो हम लोग सब लोग बोलते हैं, पहले तो निवेश करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि रिव्यू का. आपका निवेश चल रहा है अपने रास्ते के नहीं. सर ने कहा कि मुझे बेस्ट रिटर्न चाहिए, राइट. बेस्ट रिटर्न क्या होता है, आपने कभी सोचा है उसके बारे में? बेस्ट रिटर्न के आपके गोल के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में सोचा है? सपोज ये साल का बेस्ट रिटर्न 3% हुआ, 3 साल से तो बाजार कुछ रिटर्न नहीं आया, तो बेस्ट रिटर्न हो गया 5%. सपोज उससे आपका प्लान के साथ कुछ इम्पैक्ट रहता है या प्लान डिविएट कर रहा है कि नहीं, अगर ये देखें तो आप कहाँ ठहरे हैं ऑन योर प्लान, एक एडवांटेज रह जाता है. माय हम्बल रिक्वेस्ट टू सर इज, जब आप बेस्ट रिटर्न बोलते हैं ना, उसका भी एक डेफिनेशन दे दिए. चलिए मेरे को किसी ने कहा 25% रिटर्न चाहिए, तो 25% रिटर्न के लिए क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए, ये आप फिर बना सकते हैं. बेस्ट रिटर्न बोलने से पोर्टफोलियो नहीं बना सकते. फिर 25% के हिसाब से जो पोर्टफोलियो बनेगा, फिर आप देख सकते हैं ये पोर्टफोलियो रिस्की है नहीं रिस्की है. जब हम निवेश शुरू करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि रिटर्न जनरेशन का जर्नी है. धीरे धीरे आप जानते हैं कि ये रिस्क मिटिगेशन का जर्नी है, और जितना आप रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बने तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बेटर होता है. सो दैट हेल्प्स इन द रिव्यू. 2 पॉइंट्स आईड लाइक टू शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज, एक ये टॉपअप SIP जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते लेकिन बहुत पावरफुल है, और सेकेंडली कैसे हम बुरे दिन, जिसको हम वॉलेटाइल डेज है, उसको हमारे एडवांटेज के लिए कैसे चेंज कर सकते हैं. अगेन अनदर एग्जांपल, किसी ने, अगर ये लाइव एग्जांपल है सर, निफ्टी 50 TRI में इन्वेस्टेड है. 2003 में किसी ने 10,000 रुपया लगाया, वैल्यू था 1196, उनको 8.35 यूनिट्स अलॉट हुए, मार्केट वैल्यू 10,000. उसी दिन ना किसी ने 60,000 रुपया लगाया, ऑन दैट सेम डे 50 यूनिट आए, वैल्यू 60,000. नाउ बाजार 2003 एवरी मंथ 10,000 लगा के सेम 60,000 6 मंथ्स में आया, राइट. बट अगर बाजार में जो निवेश हुआ है 8.35 एक वैल्यू था, कुछ ऊपर गया, 8.6 हुआ, 8.96 हुआ, फिर 9.35 हुआ, बाजार ऊपर जा रहा है, एक 8.63 आ गया. एक फाइनली जो अगर ये जर्नी ले एंड लुक एट द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, या जो लमसम उसी दिन किए हैं, डिफरेंसेस इनका 61,000 बना है, और ये क्योंकि एक पीक एनएवी में लिए थे और ऊपर नीचे का जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं ले पाए, उनका एक्चुअली 58,000 हुआ है. समटाइम्स जब बाजार नीचे जाता है, SIP के जरिए में आपके यूनिट्स बढ़ जाते हैं. सेम इन्वेस्टर फॉर 60,000 गॉट 50 यूनिट्स, in this he or she got 53 units, because उन्होंने एक 8.35 पकड़ा, एक 8.6 पकड़ा और एक 8.6 पकड़ा. 3 बार 8.6 लेवल में पैसा एक्यूमुलेट हुआ, इसलिए 53 यूनिट्स बने rather than 50 यूनिट्स, इसलिए उनका रिटर्न ये रिटर्न से ज्यादा बना. सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जितना वॉलेटाइल हो या जितना मार्केट नीचे जाए, SIP में आपको उतने यूनिट्स बेटर मिलते हैं. तो बाजार में एक SIP इन्वेस्टर बायर है या सेलर है? बायर. बायर ये क्या चाहेगा, बाजार नीचे जाए या बाजार ऊपर जाए? नीचे. सेलर क्या चाहेगा? बराबर, यू आर अ बायर. सो व्हेन द मार्केट गोज डाउन, विल यू बी हैप्पी? यू शुड बी हैप्पी. और ये आप चाहोगे कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के दिन ही टूट जाए बाजार, राइट. सो सिंपल पॉइंट आई एम मेकिंग इट, प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ volatility. For an SIP investor, volatility is your best friend till the day you don't become a seller.
सेलर के डेट में आप चाहोगे कि बाजार पीक हो जाए, राइट। बाइंग मोड में आप चाहे कि एक्यूमुलेशन मोड में बाजार नीचे ही रहे तो मेरा यूनिट बढ़ के इंस्टेड ऑफ 50 आई गेट 53। दैट इज हाउ योर वेल्थ कैन बिकम मोर। एक्चुअली बेटर बना है ना, और ये एक्चुअल डेटा है, मैं कुछ आपको फैब्रिकेटेड डेटा नहीं दे रहा हूँ। हाँ जी, नहीं इन दिनों वही लेवल में आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना। करेक्ट 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 करेक्ट। देखिए, जब कोई इन्वेस्ट करता है, कौन इन्वेस्ट करता है, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, बराबर कि नहीं? somebody who invests wants the market to go up and should find reasons why the market will go. Agar you don't find reasons why shouldn't, then you shouldn't be investing in equity at all. If there are, and that can be a separate session कि market क्यों ऊपर जाएगा, but typically an investor is an optimist. अगर कोई सोचता है कि मार्केट नीचे जाएगा, वो निवेश क्यों करेगा, राइट? इंडिया 3 ट्रिलियन है, 6 ट्रिलियन जा रहा है, ये डिबेट कर सकते हैं 2030 में जाएगा या 2032 में जाएगा। 6 ट्रिलियन तो जा ही रहा है, 6 ट्रिलियन जाएगा तो मार्केट किधर है आपको बेहतर मेरे से पता, राइट? सो इफ यू प्रोजेक्ट दिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मोर और लेस द एग्जाम्पल्स विल टैली। ऐसा नहीं कि द एग्जाम्पल्स विल नॉट टैली, राइट? दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू लीव बिहाइंड। अगर 6,000 रुपए का SIP हो, क्योंकि एक रिटर्न, एक क्या कहते हैं, एक स्टडी था रिटायरमेंट के लिए इन एनी ऑफ द बिग सिटीज यू नीड 3 करोड़ पर पर्सन, उस पर ये आधारित है। अगर आप 6,000 करें SIP, सपोज फॉर माई रिटायरमेंट ऑफ 3 करोड़ एंड बाय 60, अगर कोई 30-year-old प्रोफेशनल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 30 साल का इन्वेस्टमेंट में 6,000 आप 18 लाख इन्वेस्ट करते हैं और आपका कैपिटल अप्रिसिएशन सेम, ये ऐसे BSE सेंसेक्स में इन्वेस्टेड है फॉर 30 इयर्स, आपका टोटल अमाउंट 1.77 करोड़ होता है। लेकिन सेम 6,000 अगर आप 5% ईयरली टॉपअप करें, आपका इन्वेस्टमेंट 37 हो जाता है। 5% मैंने 6,000 का 5% इज 500 रुपया बढ़ा है, राइट? 6,300 रुपया एक्चुअली, गोज अप टू 2.53 करोड़। और वही अगर आप 10% टॉपअप करें साल में, मैंने नेक्स्ट ईयर 6,600 हो जाएगा, राइट? वही आपको 3.23 करोड़ लेके जाता है। ये कहता है कि जब हम चालू करते हैं शायद पैसा नहीं होता है, जब पैसा बढ़ता है तो आप SIP धीरे धीरे बढ़ाते हैं। बट ये 5-10% में 1.77 करोड़ कैन बिकम 3.23 करोड़। इसका विपरीत भी हो सकता है। अगर आप 6,600 का SIP लगा रहे हैं और उसमें से छोटा अमाउंट रिडीम करते हैं तो आपका 3.23 1.77 भी हो सकता है। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें ना, वो गोल पे आप कायम रहें, वो पैसा आप निकालें मत, बिकॉज वो रिवर्स कंपाउंडिंग होता है, राइट? बट छोटे छोटे ट्वीक से, ये मैथमेटिक्स है, आप भी मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं, छोटे ट्वीक में इतना बड़ा फर्क आता है। 1.77 कैन गो टू 3.23। आई एम जस्ट गिविंग यू द वैल्यू ऑफ टॉप अप, गिविंग यू अ वे ऑफ just instead of doing an SIP, how you can change your flow with a simple amount to get very different returns, very different results, right? Most important, you plan SIP on short term, medium term, long term, depending on your plan. You can plan backwards. And how to approach typically is, you can plan different funds for your, these are all Googleable. अगर आप डेट में करें तो सारे फंड्स है मार्केट में। SIP गोल अगर करें फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, टिपिकली डेट में करते हैं 6 to 9 months। अगर आपका व्यू 3 years से नीचे है तो प्लीज़ इक्विटी में ना आए, ऐसा हमारा एक एडवाइस है। 5 साल हो तो बेटर, 7 साल हो तो और बेहतर, 10 साल हो तो और भी बेहतर। जितना लंबा आप खींच सकते हैं उतना आप मार्केट के ऊपर नीचे ले सकते हैं, उतना आपका मुनाफा हो सकता है इन एन इकोनॉमी लाइक इंडिया विच इज गोइंग फ्रॉम 3 trillion to 6 trillion। You can gain this only through capital markets. This growth of India can come back to you from the capital markets, and this is a good way of participating in that market. When you look at asset allocation, क्रिकेट तो चलता है इंडिया में, क्रिकेट में सिर्फ बैट्समैन नहीं खेलते या सिर्फ बॉलर्स नहीं खेलते, दोनों साइड खेलते हैं। जब आप एलोकेट करते हैं, थोड़ा इक्विटी और डेट मिला के करेंगे तो अच्छा होगा।
आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। ये सब थोड़ा मशीन पे टाइम देंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, बट टिपिकली वी से कि दोनों साइड काम करते हैं। इसलिए काफ़ी लोग सोचते हैं SIP इज ओनली अबाउट इक्विटी, जबकि खुद इंडिया का डेटा कहता है कि 100 में से 55 रुपया इज इन बैंक डिपॉजिट, राइट? So why are you not taking this liquid method where you can take back your money whenever you want and you can plan your investment? जब आप FD करते हैं ना तो वो प्लान आपको देता है, मेरा ये रिटर्न ये टाइम पीरियड के लिए। आपके हिसाब से FD नहीं होता। मेरे को अगर 3.5 साल के लिए पैसा चाहिए तो there is no plan for me for FD, but mutual fund allows you to plan as per your wish। वो अपना टर्म्स एंड कंडीशंस डालता है टेबल पे, दिस इज माय रिटर्न, दिस इज माय टेन्योर। अब उसके दायरे में ही रहते हैं, उससे पहले आप ले नहीं सकते, उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। बट थ्रू दिस यू कैन प्लान बाय एडिंग बोथ डेट एंड इक्विटी। प्लीज SIP in debt is also a very powerful tool, do not forget, right? Instead your bank RD जो one of the most successful as a first form of SIPs in India, अगर उससे आप डेट SIP करें तो आपका बहुत बेहतर होगा। So I just like to end by saying that this is the most important part। जितना आप टाइम बिताएंगे in accumulating, that is what is you can do। बाजार किधर जा रहा है आप कुछ नहीं कर सकते। आपके SIP अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपका गोल रास्ते पे रहेगा। यू मेक मनी व्हेन यू आर इन्वेस्टेड इन द मार्केट, you don't make money when you're outside the market. And in a country like India, it is always important to remain invested in the market. Please understand there is a risk to investing, there is a risk to not investing. At this moment, the risk to not investing is substantially high. There is no country in the world which is giving you a double economy opportunity in the next 8. No economy in the world. जो आपको कह रहा है कि 3 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन होगा, right? Again I say कि please understand that, and through SIPs you can have any plan that you want and achieve them, and investing is about achieving your plans, and everybody's plan is different. Gaurav and I were discussing and I was telling my portfolio return requirement is 10 to 11%. उस हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो बना है। वो पोर्टफोलियो में मेरा कोई स्मॉल कैप नहीं है। Does not make me a superior investor or an inferior investor. I need 10 to 11%. I have decided this is the amount I want. Every year review करता हूँ। Like last year का review से ये लगा कि equity मेरा short है क्योंकि returns नीचे आ रहे हैं, तो मैंने 60% जो equity था उसको 70% किया। But I can play around with my allocation if I know how much I want. If I don't know, then I will be lost. Okay. So benefits of SIP, my last slide is discipline, of course is the first word. SIP बंद हो जाता है तो आपका power of compounding चला जाता है, right? Most important part is discipline. Most important is staying the course. Benefit of volatility मैंने explain किया. Please, as an SIP investor, pray that markets go down. Don't run away from the market. मेरा नाम है स्वरूप मोहंती, आप कभी भी मेरे को reach out कर सकते हैं on this statement. Be happy if markets go down as an SIP investor. Rupee cost averaging I explained can be used both for short term and long term goals. Depending on your goal, you select which part, debt or equity. आप अगर accumulate करते जाएंगे तो आपका portfolio का volatility नीचे जाएगा. Every time you are catching the ups and downs of the market. Most important, keep in mind that asset allocation is not only for your lump sum portfolio. Asset allocation is also for your SIP. अगर आपका portfolio 60-40 equity debt है, तो आपका SIP भी 60-40 debt equity debt होना चाहिए. तभी it follows the plan. Typically हम portfolio में debt and equity रखते हैं, SIP आते हैं तो equity हो जाते हैं. Why? Is a question I ask you. And last, more important, अभी ये जो interest rate cycle थोड़ा बड़ा है, you can benefit by taking the debt route, by taking an SIP in the debt also, because interest rates अगर घटते हैं, ये जो आपके ड्यूरेशन प्ले है जो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, FD अगर 7% आपने लिया और म्यूचुअल फंड 7% लिया, इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, आपका FD पर 7% रहता है, इंटरेस्ट रेट घटता है तो ये प्राइस ऊपर जाता है, आपका बेनिफिट
ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट साइकिल ये एफडी में नहीं मिलता है. प्लीज अंडरस्टैंड. अगर नहीं है शाम को ऑफलाइन इसके बात भी कर सकते हैं. मोर इम्पॉर्टेंट, प्लीज स्टार्ट द प्रोसेस. SIP, look at different asset classes, don't look at just one asset class. ये हमारा विनती है आपसे. टॉप अप का पावर आप प्लीज जानिए. हम्बल रिक्वेस्ट है द कोर्स. अगर 5 साल का SIP है, 5 साल खत्म कीजिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टेइंग इन द मार्केट. मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक स्वाति सेड, इज द ब्रेन. कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है. बाजार टूटता है ना, तो देन यू आर टेस्टेड, योर कन्विक्शन इज टेस्टेड. So let me just get Swati back. But most important, risk reward is always in your favor if you take a disciplined plan, is what I was saying. So thank you so much for listening to me, and I will hand it back to Swati. Really appreciate your patience. अब गौरव रस्तोगी, आपकी बारी. थोड़ा ताली वाली बजाएंगे ना तो बड़ा मज़ा आता है सुनने में. हमें भी आती है. गौरव, क्या बात करेंगे हम? बात करेंगे तो आपने बिहेवियर के बारे में देख लिया, आपने सिप के बारे में देख लिया, तो थोड़ा प्रैक्टिकल डेटा जो हमारे प्लेटफॉर्म का कुछ मैं डेटा शेयर करूंगा. 3 मेन सवाल हैं. एक है कि क्या लोग गोल प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये सवाल में बहुत मिलता है. लोग कहते हैं कौन करता है यार गोल प्लानिंग, कोई नहीं करता है गोल प्लानिंग. तो थोड़ा आपके साथ डेटा शेयर करूँगा क्या लोग गोल प्लानिंग करते हैं, कौन से गोल्स हैं जो कि वो सबसे ज़्यादा प्लान करते हैं. और फिर दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है जब आप गोल प्लानिंग करते हैं तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका वो लक्ष्य आपका जो है वो पूरा हो, वो गोल आपका पूरा हो. और फाइनली जो आप गोल बेस्ड सिप प्लानिंग जब भी करेंगे तो सबसे बड़ा उसमें रिस्क क्या होता है. तो इन 3 चीज़ों की बात करेंगे. मैं इसको थोड़ा जल्दी कवर करता हूँ कि फिर सबके पास समय रहे जिनको भी जो सवाल जवाब करना है. तो कुवेरा में हमने करीब मिलियन प्लस गोल्स प्लान किए हैं. हमारा पूरा एक प्रॉपर गोल प्लानिंग इंजन है. तो बहुत लोग गोल प्लानिंग करते हैं. सबसे कॉमन गोल क्या होता होगा आपके हिसाब से? हाउस. सबसे कॉमन गोल क्या? एक ऐसा कौन सा गोल है जो हर कोई प्लान करता है? हर कोई करता है. अरे जिसके बच्चे नहीं है वो क्यों प्लान करेंगे इसका? रिटायरमेंट. तो सबसे कॉमन हाउस और रिटायरमेंट है. उसके बाद व्हीकल, एजुकेशन, वेकेशन, मैरिज. आप देखेंगे जनरली जो ज़रूरी गोल होते हैं इसमें कम उस तरह के गोल होते हैं जैसे स्वरूप ने कहा कि यार उनका मकसद है कि दुनिया का बेस्ट म्यूज़िक सिस्टम खरीदना है. पर वो म्यूज़िक सिस्टम खरीदने से पहले इंश्योर कर लेंगे कि रोटी कपड़ा मकान सेट होना चाहिए. रोटी कपड़ा मकान रिटायरमेंट सेट है, फिर दुनिया का बेस्ट म्यूज़िक सिस्टम. तो और ये हम लोग काफ़ी देखते हैं कि लोग जो ज़रूरी गोल्स होते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, घर है, रिटायरमेंट है, उसको वो ज़रूर प्लान करते हैं. ये सारी चीज़ें वैसे बहुत मतलब इंट्यूटिव हैं. इसमें ऐसा कुछ आपको नया नहीं मिलेगा. मैं बस ये डेटा इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि लोग गोल प्लानिंग करते हैं. गोल प्लानिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं और आप बहुत आसानी से गोल प्लानिंग कर सकते हैं. इसमें सारे टूल्स अवेलेबल हैं. आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे. हमारे ऐप में पूरा गोल प्लानिंग का टूल है. बाकी ऐप्स में भी गोल प्लानिंग के टूल्स हैं. गोल प्लानिंग कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं. और जैसा स्वरूप ने कहा, आप हर साल उनको रिव्यू करते रहें. तो ये जो एक वो होता है कि मेरा अगर 8 साल में, जैसे एवरेज जो है वो 8 साल में लोगों को घर बनाना है, तो 8 साल में आप कितना बड़ा घर बना सकते हैं, आप कैसा घर ले सकते हैं, उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना है. इंस्टेड ऑफ हैविंग वेग नंबर्स, राइट, कि भाई मुझे 4 करोड़ का घर बनाना है, बट यार 4 करोड़ का घर बनाना है, 20% डाउन पेमेंट देनी है, 80 लाख का डाउन पेमेंट है, पता चला कि यार उसके सिप की वैल्यू आ गई 50,000. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग वेग नंबर्स आपको एक रियलिस्टिक असेसमेंट मिलेगा कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है. कई बार ये होगा कि अच्छा ये मैं इस गोल से ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं एक ज़्यादा बड़ी गाड़ी खरीद सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है. कई बार ये होगा कि इस गोल को थोड़ा छोटा करते हैं, अभी इस गोल को अचीव करते हैं, अगले गोल में फिर बड़ी गाड़ी ले लेंगे.
जो कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कॉस्ट होता है ये भी काफ़ी मतलब इंट्यूटिव है। जनरली लोग करीब 60 से 70 लाख घर के लिए सेव करते हैं, बिकॉज लोग डाउन पेमेंट के लिए सेव करते हैं जनरली, बाकी वो 70 से 80% लोन पे लेंगे। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन रिटायरमेंट में आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम भी होता है, स्पेशली अगर आप 25, 30, 35 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा लंबा टाइम होता है। आप 6,000, 10,000, 15,000 से शुरू करें, टॉपअप सिप यूज़ करें, तो आपके पास एक वो रनवे रहता है कि आप, जैसे आई थिंक स्वरूप ने बोला था ये, लेकिन प्लान हमेशा 10, 11, 12, 13, 14 इस नंबर पे ही करिए। अगर 25 मिल गया तो आपका गुड लक अच्छा है, जो गोल आपने 8 साल में सोचा था वो 5 साल में हो जाएगा पूरा, तो बुराई नहीं है अगर आपका रिटर्न एक्चुअली अच्छा आता है। लेकिन आप अगर 25% के बेसिस पे शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपका सिप अमाउंट बहुत छोटा हो जाएगा। आप 10,000 का सिप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखेंगे तो जो सिप कैलकुलेटर है वो बोलेगा यार सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करो। आप 10,000 की जगह 5,000 इन्वेस्ट करने लगोगे, 25% रिटर्न नहीं आया तो वही 8 साल 16 साल हो जाएंगे। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर आपके दिमाग में ये है भी कि नहीं यार मैं तो 18% बना ही लूँगा, तब भी आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन अपनी कम रखिए, पॉजिटिव सरप्राइजेज होंगे। रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप ज़्यादा रखेंगे, नेगेटिव सरप्राइजेज होंगे। दूसरा है, आप जो भी एसेट एलोकेशन यूज़ करते हैं गोल प्लानिंग में, जैसे स्वरूप इसकी बात कर रहे थे, जैसे स्वाति ने भी इसके बारे में बात किया कि आपको अपने रिस्क के हिसाब से आपको सोच के कि मैं कितना इक्विटी ले सकता हूँ, कितना डेट रिस्क ले सकता हूँ, और वो हर एक इंडिविजुअल का एक अलग नंबर होगा। ऐसा कुछ रिटर्न नहीं है कि भाई नहीं सबको 80% इक्विटी में डालना है या सबको 60% इक्विटी में डालना है। तो जिस नंबर से आप कंफर्टेबल हैं कि मुझे इतना रिस्क लेना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन सेट करिए और पीरियोडिकली इसको रीबैलेंस करते रहिए, स्पेशली अगर आप उस गोल के करीब आते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने गोल के पास आते जाते हैं, सारा का सारा पैसा जो है वो इक्विटी से डेट या इक्विटी से एकदम ही रिस्क फ्री एसेट की तरफ चले जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2008 है और आपको गाड़ी खरीदनी है और मार्केट चला गया 60% डाउन, तो आपने सब कुछ किया बाय द बुक, आपने सिप भी रन की 5 साल की, लेकिन जिस साल आपको पैसा चाहिए था उस साल मार्केट गिर गया तो आपको पैसे नहीं मिले। तो हर एटलीस्ट अगर आपका 10 साल का गोल है तो 6ठे या 7वें साल से आप इक्विटी से पैसा निकाल के डेट में या रिस्क फ्री एसेट में डालना शुरू कर दें। फाइनली क्लोज करने के लिए हम लोग बहुत हर कोई ये बोलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, हमेशा आप जितने देर तक बने रहेंगे उतना आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि आपको एक्चुअली एक एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि जो सबसे बड़ा रिस्क होता है इन्वेस्टिंग में, गोल बेस्ड सिप्स में आप किसी भी तरह का निवेश लेंगे, वो हमेशा यही होता है कि आप अपना सिप बहुत जल्दी बंद कर देंगे। और जैसे स्वाति ने कहा कि जब मार्केट गिरता है लोग डर जाते हैं, सिप बंद कर देते हैं। सेम चीज़ फिर से वही कि जब मार्केट गिरता है तो एज ए सिप इन्वेस्टर आपको खुश होना चाहिए, पर होता नहीं है। जो हमने डेटा देखा है, जो हम लोगों का बिहेवियर देखते हैं प्लेटफॉर्म पे, जब मार्केट भाग रहा होता है सब अपनी सिप बढ़ा रहे होते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है तो सब अपनी सिप घटा रहे होते हैं। करना उनको उल्टा चाहिए। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाए कि आप जितने लंबे देर तक अपना सिप रन करते हैं उतना आपका आउटकम बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगता है। तो पहला एग्जाम्पल जो है ये निफ्टी 50 का एक्चुअल डेटा है, हिस्टोरिक डेटा है। हमने 1999 से 2023 का निफ्टी का डेटा लिया और ये पहला एग्जाम्पल है अगर आप 3 साल के सिप रन करते हैं तो ये रोलिंग सिप रिटर्न्स हैं, मतलब 3-3 साल के विंडो के सिप रिटर्न्स हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 2000 का जो टेक क्राइसिस है, आपका 3 साल के सिप ने नेगेटिव रिटर्न दिया। जो सिप 2005 से 2008 तक चला उसने आपको ऑलमोस्ट नेगेटिव 20% रिटर्न दिया। 3 साल आपने सिप रन किया, आपने बकायदा 36 किश्तें भरी, लेकिन आपका रिटर्न 2008 में उस सिप का रिटर्न आया होगा -20%। वही सिप जो आपने 2002 में शुरू किया होगा, 2005 में उसका रिटर्न आया होगा 42%। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो
ऐसे इनफ टाइम्स हैं, अगर 3 साल का सिप आप रन कर रहे हैं तो ऐसे बहुत मौके आएंगे कि आप सोचोगे कि यार आरडी में इससे ज़्यादा पैसे बन जाते, क्योंकि आरडी तो एकदम सीधी लाइन होती, किसी भी, जैसा स्वरूप ने भी बोला, किसी भी तारीख पे शुरू करो, किसी भी तारीख पे ख़त्म करो, 7% बोला है तो 7 मिलेगा, 8% बोला है तो 8 मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कब शुरू किया कब ख़त्म किया उसके बेसिस पे -20%, 3 साल का सिप का XIRR -20%। यही सिप अगर आप 5 साल तक रन करते हो, अगेन 1999 से 2023 का निफ्टी 50 का एक्चुअल डेटा है ये। अब आप देखिए कि बस 2008 और 2020 दो ही ऐसे इंस्टेंस हैं कि आपके रिटर्न नेगेटिव होते हैं। 3 साल के सिप रिटर्न्स में बहुत ऐसे मौके थे कि आपके रिटर्न्स नेगेटिव थे, अच्छे खासे नेगेटिव थे, और काफ़ी ऐसा समय था कि आप ये सोचोगे कि यार इससे तो अच्छा एफडी कर लिया होता। 5 साल का करते हैं, ऑलमोस्ट एवरेज आपको यहाँ दिखने लगेगा कि ऑलमोस्ट एवरेज 10% बन जाता है। 10 से बहुत ज़्यादा बन सकता है, कम भी बन सकता है, लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसे मौके हुए हैं कि ये नेगेटिव गया है। अब यही सिर्फ अगर आप 10 साल तक रन करते, सेम डेटा 1999 से 2023 का निफ्टी 50 का डेटा है, तो इवन इन 2020 दिस नंबर इज स्टिल, ये नंबर करीब 4-4.5% आता है। तो और 2020 मार्च में मार्केट 60% करेक्ट हुआ था। बाकी ऑलमोस्ट 90% ऑफ टाइम आपका परफॉर्मेंस जो है वो ये एफडी या आरडी से बेटर है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ आप 10 साल तक लगातार रन करते रहें। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया? तो ये डेटा मैं इसलिए दिखाना चाहता था कि आप जब डेटा देखोगे, अगर कभी आपको कोई कहता है कि यार 3 साल के सिप ने खराब रिटर्न दिया, तो ये याद रखना, 3 साल का सिप खराब रिटर्न दे सकता है, 5 साल का सिप भी खराब रिटर्न दे सकता है, वैसे तो 10 साल का भी सिप खराब रिटर्न दे सकता है, लेकिन वो जो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो खराब रिटर्न देगा वो बहुत ही कम हो जाती है। तो अगर आपने 10 साल का सिप सोचा है कि मैं 10 साल सिप रन करूंगा, मैं 15 साल सिप रन करूंगा, तो 3 साल में अगर उस सिप में नहीं पैसे बने कोई नहीं फर्क पड़ता, चलने दीजिए। 5 साल में नहीं पैसे बने कोई नहीं फर्क पड़ता, चलने दीजिए। 10-15 साल में आपको जब ये वाला एक्सपीरियंस आएगा तो आप बोलोगे अरे यार ये तो बहुत बेटर निकला। और फिर आपकी टैक्सेशन भी LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेशन जो होगा वो 10% होगा। FDRD में वही टैक्सेशन आपका 30% होगा, राइट? तो यही 3 चीज़ें मैं और ऐड करना चाहता था। बाकी तो स्वरूप और स्वाति ने सारा कवर कर ही लिया था। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.